नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। आज हम लोग फिजिक्स, जी हाँ, जो फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर 3 देखने वाले हैं। और ये चैप्टर 3 का क्या नाम है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जी हाँ, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है, इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। किसका? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए हम इसी प्रकार से और भी साइंस के जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर का हम अलग अलग जो है वो क्वेश्चन और आंसर जो है वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सही समय पर मिल सके। और अगर आपको हमारा क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो कृपया आप हमारे जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला जो सवाल है, जी हाँ, पहला सवाल जो है आप लोगों का, वो पहला सवाल क्या है कि मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत। दूर बिंदु का मतलब होता है मानव की जो नेत्र है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है। मानव आँख जो है उसके देखने की मैक्सिमम सीमा कितनी है। तो मानव नेत्र के लिए जो देखने की सीमा होती है वो अनंत होती है। जी हाँ, डी आपका सही जवाब होगा, अनंत। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। जी हाँ, जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। अर्थात अभिनेत्र लेंस का मतलब होता है हमारी आँखों में जो लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी को कौन घटाता और बढ़ाता है। तो हमारे नेत्र की फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम सी यानी पक्षमाभि पेशियों द्वारा होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है कि इस स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। जी हाँ, जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत लोग को शायद स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता होगा, तो हम आपको बतला देते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्रिज्म की तरह कांच की बनी एक आकृति होती है। जी हाँ, स्पेक्ट्रम जो कहते हैं प्रिज्म की तरह एक आकृति होती है। अर्थात जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जैसे ही ये प्रिज्म से बाहर निकलता है तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अर्थात 7 रंगों में ये क्या होता है, टूट जाता है। तो जब ये 7 रंगों में टूट जाता है तो इधर हमको एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। जी हाँ, हमको एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है और इस रंगीन पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कह रहा है इस स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अर्थात ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, रंगीन पट्टी बनती है, इसमें सबसे नीचे जो होती है वो कौन सी किरण होती है। तो सबसे नीचे, जी हाँ, सबसे नीचे किरण इसमें कौन सी होती है, बैगनी किरण जो होती है वो सबसे नीचे होती है। बैगनी किरण सबसे नीचे क्यों होती है? क्योंकि बैगनी किरण का जो वेग है, जो इसकी चाल है, वो चाल सबसे स्लो होने के कारण जो बैगनी रंग का झुकाव है वह बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का जो झुकाव है सबसे कम होता है। तो लाल रंग अर्थात जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर होता है और वायलेट यानी जो बैगनी कलर है वो क्या है, सबसे नीचे होता है। तो आपका सही जवाब डी होगा, बैगनी कलर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 4 नंबर जो सवाल है, चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है आपका कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमने चर्चा कर ही लिया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। प्रिज्म का उपयोग करके हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है
कि वह नेत्र जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा रोग होता है। जी हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वह नेत्र जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा रोग होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, इसका मतलब वो कहाँ की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। तो उसमें कौन सा रोग होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। जी हाँ, यहाँ आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर उल्टा होता है। अगर दूर की वस्तु दिखलाई देती है तो दूर दृष्टि दोष होगा, और निकट की वस्तु दिखलाई देती है तो निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए दूरदृष्टि दोष, यानी जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है लेकिन दूर की वस्तु को देख सकती है, तो उसमें कौन सा रोग होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। जी हाँ, जो मानव नेत्र है उस मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है आपको बताना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। जी हाँ, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। आप इसे याद कर लीजिएगा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सातवां। 7 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। जी हाँ, देखिए ये भी सवाल अच्छा है कि मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह नेत्र के किस भाग पर बनता है आपको बतलाना है। कार्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर या पुतली पर। तो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, जी हाँ, रेटिना पर बनता है। सही जवाब क्या होगा, सी, रेटिना पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है हम लोगों का कि सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जी हाँ, सामान्य नेत्र के लिए, यानी जो नेत्र सामान्य है जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसके द्वारा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो जो रेटिना पर सामान्य नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जी हाँ, कैसा होता है, वास्तविक होता है, और उसका आकार कैसा होता है, उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो सही जवाब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, 9 नंबर। 9 नंबर सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। जी हाँ, टिंडल प्रभाव जो है, यह टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है आपको बताना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। जी हाँ, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। तो जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि टिंडल प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, छितरा जाते हैं। जी हाँ, टिंडल प्रभाव में प्रकाश के कण क्या होते हैं, छितरा जाते हैं। तो प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को यह क्या करता है, दर्शाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। जी हाँ, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, अर्थात जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष है। जी हाँ, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष है वो साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तु को, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को। तो दूर दृष्टि दोष वाली जो आँख है वो दूर की वस्तुओं को क्या कर सकती है, साफ साफ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं सकती है। तो 10 का क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, दूर की वस्तुओं को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है आपका कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख सकता है। जी हाँ, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष है वह व्यक्ति देख सकता है कहाँ की वस्तु को। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख सकता है सभी चीज़ों को ठीक से, किसी चीज़ को ठीक से, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह नेत्र निकट की वस्तु को देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि आँख व्यवहार करती है। जी हाँ, आँख व्यवहार करती है किसकी तरह से? अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो हमारी जो आँख है वो व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? डी होगा, उत्तल लेंस की तरह। आँख कैसे व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह आँख क्या करती है? व्यवहार करती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। जी हाँ, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बताना है आपको। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मतलब होता है कि नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक वह किसी वस्तु को साफ साफ देख सकती है बिना किसी दिक्कत के, वह नेत्र के लिए क्या होता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र के लिए कितनी होती है? जी हाँ, 25 सेंटीमीटर। डी इज़ द राइट आंसर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल है आप लोगों का कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, अबिंदुकता के लिए या जरा दृष्टि दोष के लिए। आपको बतलाना है कि किस दृष्टि दोष के लिए जो है वह क्या होता है कि हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो जी हाँ, देखिए अवतल लेंस क्या करता है। हम यहाँ पर अवतल लेंस के बारे में जान लेते हैं कि अवतल लेंस हमें क्या करता है कि अवतल लेंस दूर से आने वाली किरणों को, जी हाँ, अवतल लेंस पर समानांतर आने वाली जो किरणें हैं वो क्या होता है कि लेंस से परावर्तन के बाद क्या होती है? बाहर की ओर मुड़ जाती है। लेकिन ये पता क्या चलता है? आँख के लिए पता चलता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही है? यहाँ नज़दीक से ही कहीं से आ रही है। तो जी हाँ, ये किरण जो अवतल लेंस होता है दूर से आती हुई किरणों को निकट से आता हुआ प्रतीत कराता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या होता है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो हमको दिखलाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं हमको दिखलाई नहीं देती हैं। तो अवतल लेंस क्या करता है? हमें निकट की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? जी हाँ, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, अर्थात उसे दूर की वस्तु तो दिखलाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु उसको दिखलाई नहीं दे रही है, तो उस व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जी हाँ, उस व्यक्ति के चश्मे में जो है वह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो 15 का ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल है आपका कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में मनुष्य की जो आँख होती है वो निकट तथा दूर दोनों जगह की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए जी हाँ, किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको हम जो है सिलिंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं, बेलनाकार लेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल क्या है? 17 नंबर सवाल है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? देखिए ये दोनों सवाल सेम हो गया है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बाईफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए।
और अबिंदुकता को दूर करने के लिए 16 नंबर क्वेश्चन गलती था। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है और जरा दृष्टि को दूर करने के लिए क्या होता है, बाईफोकल लेंस उपयोग किया जाता है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जी हाँ, जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं आपको बताना है, 5, 6, 9 या 7। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं और यही 7 रंग हमको इंद्रधनुष में दिखलाई देते हैं। जी हाँ, बरसात के दिनों में जब कभी आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो हमें एक रंगीन पट्टी दिखलाई देती है और उस रंगीन पट्टी में कितने रंग होते हैं, तो उस रंगीन पट्टी में टोटल 7 रंग होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश, जी हाँ, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, अर्थात कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है, सबसे अधिक मुड़ता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो बैगनी रंग है, जी हाँ, बैगनी रंग का जो झुकाव है वो सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य और चाल होता है वो दोनों ही क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण सबसे अधिक बैगनी रंग झुक जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। जी हाँ, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो उसी रंग का विचलन सबसे कम होगा जिसका तरंगदैर्घ्य और जिसका वेग दोनों ही क्या हो, ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो। तो वो कौन सा रंग है? जी हाँ, लाल। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग का जो विचलन है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। जी हाँ, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल क्या है? 21 नंबर सवाल है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जी हाँ, जो पुतली होता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना या पक्षमाभि पेशियाँ। तो जो पुतली होती है हमारे आँखों के अंदर, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। जी हाँ, कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। और पक्षमाभि पेशियाँ किसको नियंत्रित करती हैं? तो पक्षमाभि पेशियाँ जो है ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। और परितारिका किसको नियंत्रित करती है? तो ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो किसका क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर, परितारिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि मोतियाबिंद वाला व्यक्ति कब किसी वस्तु को नहीं देख सकता है। जी हाँ, जिस व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद नाम की बीमारी हो जाए। तो मोतियाबिंद वाला व्यक्ति कब किसी वस्तु को नहीं देख सकता है? दिन में, सुबह में, शाम को या रात में। जी हाँ, मोतियाबिंद जिस भी व्यक्ति को हो जाता है उस व्यक्ति को क्या होता है कि रात में जो होता है वो देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। जी हाँ, मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को क्या होता है, रात में देखने में दिक्कत होती है। तो मोतियाबिंद वाला व्यक्ति कब किसी वस्तु को नहीं देख सकता है? तो रात में। सही जवाब क्या होगा? डी, रात में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है? 23 नंबर सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म का किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण यहाँ होगा। जी हाँ, वायु के सूक्ष्म कण का किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, यानी वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? हरा, नीला, लाल या बैंगनी। तो वायु के सूक्ष्म कण जो होते हैं वो नीले रंग को सबसे अधिक प्रबलता से क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। और सबसे अधिक प्रबलता से नीले रंग को प्रकीर्णित करने के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने के पीछे क्या कारण है कि वायुमंडल के जो वायु के सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले रंग को सबसे अधिक प्रबलता से क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। 24 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र
किसकी तरह काम करता है? जी हाँ, जो मानव नेत्र होता है वो किसकी तरह काम करता है? दूरबीन जैसा, कैमरा जैसा, सूक्ष्मदर्शी जैसा, या इनमें से सभी? मानव नेत्र किस तरह का काम करता है? तो जो मानव नेत्र होता है, जी हाँ, कैमरा की तरह काम करता है। मानव नेत्र किसकी तरह काम करता है? कैमरा की तरह। बी इज़ द राइट आंसर। मानव नेत्र जो होता है वो कैमरा की तरह काम करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत ही इजी सवाल है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं आपको बताना है, 5, 8, 9 या 7। तो जो इंद्रधनुष बनता है आसमान में, उसमें टोटल कितने रंग होते हैं? जी हाँ, उसमें टोटल 7 रंग होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और यही 7 रंग क्या होता है कि इंद्रधनुष जब बनता है तो वो टूट जाता है 7 रंगों में। तो इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जी हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको बताना है। देखना है यहाँ पर कौन जो है वो सबसे सही जवाब दे सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जी हाँ, 3 लाख किलोमीटर प्रति, माफ़ कीजिएगा, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, या 30 लाख मीटर प्रति सेकंड, या 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, या 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो ए हो जाएगा, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात जो प्रकाश होता है वो 1 मिनट 1 सेकंड में 3 लाख मीटर की दूरी क्या करता है? तय करता है। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है कि टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जी हाँ, जो टिंडल की घटना होती है उसे कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में, खेतों में, बाज़ारों में, या इनमें से सभी में? तो जी हाँ, टिंडल का जो प्रभाव होता है उसको हम स्पष्ट रूप से कहाँ देख सकते हैं? जंगलों में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं कि रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश कहीं कहीं से जो गैप होता है पत्तियों का, वहाँ से होते हुए जो है जंगल के निचली सतह पर आता है। तो टिंडल का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देता है? तो जंगलों में दिखाई देता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल क्या कहता है? 28 नंबर सवाल कहता है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, दिमाग लगाइए आप लोग भी। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता? आपको बताना है, लाल, नीला, पीला या काला। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता? जी हाँ, आकाश हमको काला दिखाई देता। वायुमंडल नहीं होता तो, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काला क्यों दिखाई देता? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग को जो है प्रकीर्णन उसका नहीं हो पाता कणों द्वारा। जी हाँ, वायुमंडल में जो वायु के सूक्ष्म कण होते हैं उनके द्वारा किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, जिसके कारण कोई भी रंग आसमान में नहीं फैलता और आसमान हमको कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता। डी इज़ द राइट आंसर, काला। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल क्या है? 29 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल है ही नहीं, और जब अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो वहाँ किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। तो 29 का क्या होगा राइट आंसर? ए, काला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 30 नंबर। 30 नंबर हम लोगों का सवाल क्या है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है, इन दोनों टाइमों में आकाश हमको कैसा दिखाई देता है? तो इन दोनों टाइमों में हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है? क्योंकि सूर्योदय के समय भी सूर्य हमसे मैक्सिमम दूरी पर होता है, तो सूर्य का केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, और शाम के समय भी सूर्य हमसे मैक्सिमम दूरी पर हो जाता है, जिसके कारण कि शाम में भी सूर्य का केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, और बाकी सारे रंग बीच में ही क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? जी हाँ, लाल दिखाई देता है। डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए, हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को देखा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से। तो
अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के और भी साइंस के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।